बेटा इस प्रॉब्लम को देखिए, ये सर्किल की प्रॉब्लम है आईटी 2019 की। ये देखिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इस पर बेस्ड दो मैच द कॉलम थे, ठीक है जी, यानी कि एक पैराग्राफ टाइप का मैच द कॉलम। तो उस पर मैच द कॉलम में बेसिकली आपसे क्या पूछी गई थी, चार वैल्यूज पूछी गई थी। तो हमने क्या है, एक छोटा सा सवाल बना दिया है, यानी इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर हम ये चार वैल्यूज निकाल लेते हैं तो मैच द कॉलम आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए यहाँ पर, कि ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हमने कई बार देखा होगा कि हम लोग बात कई बार सर्किल को अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार सिंपल सा सर्किल बना के लाइन को बना दिया इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये बात सीखनी है कि इनको हम गुड सर्किल बोलते हैं, ये जो दे रखे हैं, यानी इनके डायग्राम क्या बड़े इजीली बन जाते हैं, बनाने को तो आप किसी का भी बना दो, बट ये जो है इनको गुड सर्किल बोलते हैं। और बेसिकली जब भी सर्किल और सर्किल की पोजीशन के बारे में बात की जाए, अगर हो सके तो आप अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाइए, इसका पता लगता है पढ़ने के बाद। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दो सर्किल दे रखे हैं, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दूसरा दे रखा है आपका एक सर्किल, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स एक्स एंड वाई पर। सिंपल सी बात है, तो हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये डायग्राम जो है कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। गुड सर्किल है तो आप क्या करोगे, इस सर्किल का यानी कि आप जो है एक काम करिए, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस बना दी हमने, ये आप ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो एक आइडिया सा बन जाएगा और कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाए, बट ये थोड़ा सा आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया आपका C1 यानी सेंटर वन सर्किल का ओरिजिन, रेडियस हो गई 3। सेकंड सर्किल का अगर आप सेंटर देखेंगे तो 3,4, ऑब्वियसली 3 है तो 4 यानी इससे भी एक हाइट ऊपर यहां पर होगा। उसकी रेडियस दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर दे रखा है, यानी वो एक्स एक्सेस को इस तरीके से टच करेगा। तो दूसरा सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया जी। तो ये हमारी ये हो गया C2, ये C2 बन गया। इस पॉइंट के बारे में बात की जाए तो ये हो गया 3,4, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया C1, ठीक है जी। अब इनको जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं आपके, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं उनको इन्होंने बोला है x, y, ये दो पॉइंट्स। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ अब आगे बढ़िए, एक और सर्किल है थर्ड सर्किल, जिसके सेंटर h, के है, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, और रेडियस r है। हमें h, के और r निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो इंफॉर्मेशन पढ़िए आप। तो यहाँ देखिए कि C3 यानी तीसरे सर्किल का सेंटर जो है इसी लाइन पर लाई करता है, जिस लाइन पर क्या है आपके ये दोनों सेंटर्स लाई करते हैं, ये इसी लाइन पे लाई करता है सर्किल। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ऑब्वियसली इस तरीके के हमने सवाल किए कि इसका सेंटर जो है इनिशियली स्टेज में जब हम सर्किल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सर्किल की इक्वेशन निकालते हैं कि अगर सर्किल इस लाइन पर लाई करता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पॉइंट एज्यूम करते हैं उस लाइन के हिसाब से, वो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि सेंटर तो हमें निकालना ही निकालना है। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ C1 C2 यानी सेंटर को मिलाने वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगी बेटा y माइनस जीरो इज इक्वल टू 4 माइनस जीरो अपॉन 3 माइनस जीरो और x माइनस जीरो। 2 पॉइंट फॉर्म से ये 0,0 है, ये 3,4 है, यानी ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू 4/3x। तो अब मुझे अगर सेंटर C3 एज्यूम करना पड़ा, C3, तो C3 में एज्यूम करूंगा इस तरीके से, x की वैल्यू ऐसा लेते हैं, 3 कट जाता है तो 3a, तो 4a, यानी x की वैल्यू अगर 3a लोगे तो 4a, यानी इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है ये पॉइंट। C3a हो गया, यानी वन वेरिएबल h और k में से अगर कोई एक भी पता लगेगा तो दूसरा भी पता लग जाएगा। और इन्फॉर्मेशन देखिए बेटा, अगली इन्फॉर्मेशन क्या पकड़ बता रखी है इन लोग बागों ने हमें, हमें बोला गया है कि तीसरा सर्किल जो है, तीसरा सर्किल उसके अंदर ये दोनों लाई करते हैं, C1 C2 बोथ लाई इनसाइड C3 एंड
C3 जो है, C3 C1 को टच करता है M1 पे, M पर, और C2 को टच कर रहा है N पर, यानी वो इन दोनों पर इस तरीके से अंदर लाई करेगा, यानी कि इंटरनली टच करेंगे इस तरीके से। ये हो गया तीसरा सर्कल, ये बन गया। तो अब ये देखिए बेटा, मैं क्या करता हूं, एक इसकी रेडियस निकालनी है और H कोमा K निकालना है हमें, तो ये तीसरा सर्कल निकल के आ जाएगा। उसकी हेल्प से हम जो है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है, तो देखो ये पता लग जाएगा 2H प्लस K क्या होगा, तो आगे भी देखते हैं हम लोग बात। तो ये जो है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ, फिर आप आगे का पढ़ेंगे। तो रेडियस के लिए देखो बेटा, रेडियस के लिए हम एक काम करते हैं, देखो रेडियस जो है, अगर देखा जाए तो इसका डायमीटर देखो, C3 का डायमीटर जो होगा वो होगा MN, ये डायमीटर होगा MN, यहाँ पे ये टच कर रहा है, और वो होगा इज इक्वल टू MC1, यानी ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, फिर C1 C2 यानी यहां से यहां तक, फिर C2N यहां से यहां तक, MN को हम बोल देते हैं 2R3, हमने मान लिया इसको 2R3, यानी कि रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। MC1 हो गई R1, ये दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात कर ही रहा है, और ये हो गई R2। अब जो है ये देखिए, ये R1 जो है वो है 3, C1 C2 यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, C1 C2 जो होगी, C1 C2 जो होगी आपकी हो जाएगी 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 5, 5 प्लस 4, इसकी रेडियस 4 दे रखी थी सेकंड की, तो ये कितना हो गया बेटा 2R3, 3 प्लस 5 यानी ये हो गया 9, वो 8 12, यानी 2R3 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 12, यानी R3 आ गया आपका, एक तरीके से देखा जाए तो 6, R3 6 आ गया। तो अब इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां से इसका सेंटर यहां लाई करेगा, C3 ये है, इस सर्किल पे लाई कर रहा होगा ये सेंटर। हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन का कुछ यूज ना हो इसमें, लेकिन आगे फ्यूचर में से इंफॉर्मेशन का भी यूज हो सकता है, ये सेंटर इस पर लाई कर रहा है। अब देखिए बेटा, तो हमने ये R3 निकाल लिया। अब जो है हमारा काम क्या बनता है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेरा, वो निकाल रहा हूं मैं, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, स्पेस की कमी है। नाउ हमारा एम आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ H, K, जिसको हमने ऊपर ये C3 जो है हमारा क्या है 3A, 4A। तो अब देखिए, ये प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं क्लास में, कि दो सर्किल, जब दूसरा सर्किल, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल इसे इंटरनली टच करता है इस तरीके से, इसका सेंटर जो है, ये छोटे वाले का C1 मान लिया, ये जो है C3 हो गया सपोज। तो यहां से देखिए बेटा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो ऑरेंज कलर में, ये R3 होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी R1 होगी। तो यहां से आप ये बोल सकते हो इजीली कि भाई C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी C1 C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1 C3 हो जाएगी R3 माइनस R1। तो अब देखिए C3 जो है हमारा क्या है 4A, नहीं 3A, 4A, यही है। अब इन दोनों, और ये जो है हमारा ओरिजिन है 0, 0। तो अब देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे 3A का होल स्क्वायर प्लस 4A का होल स्क्वायर, लिख ही देते हैं हम, 3A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4A माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R3 6 माइनस R1 यानी कि 3, 6 माइनस 3। तो ये हो गया बेटा 25 का 25A² यानी ये हो जाएगा आपका 5A इज इक्वल टू 3, विच मीन्स A इज इक्वल टू आपका आ गया 3/5। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 3/5। हमारा सेंटर जो है, सेंटर यानी कि हमने C3 जो था वो माना था 3A, 4A,
यानी वो बन गया आपका 3 यानी कि 9/5 कॉमा 4a यानी कि 12/5। ये है हमारा h कॉमा k। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है। देखिए हमें निकालना है इसमें 2h प्लस के। हमें क्या निकालना है 2h प्लस के। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना था 2h प्लस के। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ 2h प्लस के विच इज 18/5 प्लस 12/5 इज इक्वल टू हो गया 30/5 विच इज 6। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये देखिए इन्होंने क्या बोला है। अब हमें हमें बोला है कि ये देखो लेट द लाइन एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट, यानी इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गई। ठीक है जी, ये जो है C3 को कट कर रही है जेड एंड डब्ल्यू पर। सपोज ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया, ये जेड और डब्ल्यू हो गया। गुड। तो ये जो है एंड एक और दे रखा लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C3 बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला, यानी इनकी कॉमन टेंजेंट यहां पर बनेगी ये, जिसके लिए बोला है वो उस पैराबोला की टेंजेंट है। तो अल्फा की वैल्यू निकालो लास्ट पार्ट, तो वो अलग पोर्शन है। अभी हम इस पे आ जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन पे इन्होंने बोला है कि जेड डब्ल्यू की लेंथ और एक्स वाई की लेंथ का रेशियो बताइए, यहाँ ये बोला गया है यहाँ। तो यहाँ जो है हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में जो है एक तरीके से देखा जाए तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया वो देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे एक तरीके से कॉर्ड, आपकी जो कॉर्ड होती है ना कॉमन कॉर्ड, उसकी लेंथ पूछी गई है। यानी इस तरीके से एक कॉर्ड है, ये मैंने C1 ही बना दिया। इसको कोई लाइन कट कर रही है इस तरीके से एक्स एंड वाई पर। ठीक है जी। अब जो है इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी होती है तो ये हो गया R1। अब अगर इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की इक्वेशन पता है आपको, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये C1 हो गया, इसको मान लिया A, सपोज हमने इसको मान लिया A। तो देखिए यानी यहाँ पर एक्स ए जो होगा, ए एक्स जो होगा वो होगा R1² माइनस C1 A का होल स्क्वायर, यही होगा। तो सबसे पहले तो हम एक्स और वाई की इक्वेशन निकालते हैं। एक्स कॉमा वाई, या फिर जो ये जो एक्स कॉमा वाई है, या तो एक्स कॉमा वाई बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए जेड डब्ल्यू, सेम लाइन है। ये एक्स कॉमा वाई जो है ये है कॉमन कॉर्ड ऑफ C1, यानी कि आपका जो फर्स्ट सर्किल है, इसको सपोज इस इक्वेशन को हमने मान लिया x² प्लस y² माइनस का 9। S2 दूसरा सर्किल जो है वो है हमारा x² प्लस y² माइनस का अपना कितना दे रखा है 6x, उसमें 4 था तो 8y। यहाँ पर जो है अपना कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 और इजिकल टू 9, वो 16 सॉरी 16 से 16 कटा तो ये S2 आ गया। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है S1 माइनस S2, यही होती है। इसमें से इसको माइनस करो, कैंसिल होगा ये। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 6x, ये भी प्लस का 8y, यहाँ -9 था ये भी माइनस हो गया तो 18 इजिकल टू 0। यानी ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y और ये 2 से किया है तो 9 इजिकल टू 0। तो देखो जी इसकी वैल्यू निकाल देते हैं अब एक्स और वाई की लेंथ। एक्स और वाई की लेंथ से पहले हम निकालते हैं C1A। C1A होगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की, तो वो जाएगी बेटा 3 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 0 माइनस 9 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही हुआ। ये हो गई बेटा 9/5। ओके जी, तो ये C1 हो गई, तो एक्स वाई हम आसानी से निकाल लेंगे। सिमिलरली
C3 में भी ये एक तरीके से कॉर्ड का ही काम करेगी। C3 जो है उसमें भी ये कॉर्ड का काम करेगी, 3x प्लस 4y माइनस 9 इजिकल टू 0। और ये जहां पर कट कर रही है उनको ही इन्होंने क्या बोला है, जेड और डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने ये कॉर्ड बना दिया है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कम भी आनी चाहिए, लॉजिक से हमें पता लग रहा है ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम आनी चाहिए शायद मेरे हिसाब से। और ये जो है जेड डब्ल्यू जो है इस लाइन की कॉर्ड हो गई। अब इसके सेंटर से वही परपेंडिकुलर, वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ जो है इसका सेंटर जो है वो सेंटर हमारा आया था, हमने सेंटर 9/5 और 12/5, 9/5 एंड 12/5। ये बेटा कॉमा है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये हो गया C3। सपोज इसने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो B आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा C3B, यानी कि सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 9/5, यानी कि 9 × 3, यानी कि 27/5। ये 5 है बेटा, है ना। मैं इसे दोबारा ही लिख देता हूँ छोटे पेन से। ये हो गया 9/5 एंड 12/5, लो जी। ठीक बेटा, देखो अब वही सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कई बच्चे बिल्कुल 11th से गोल होते हैं, तो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इजिकल टू AX प्लस BY प्लस X1 Y1 C/√A²। एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला वो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 27, यानी इसमें पुट किया आपने 12 करोगे तो 48/5 और माइनस का 9 डिवाइडेड बाय वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है मॉड लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ही आने वाली है। ये 27 और 48 कितना हो गया, 75। 75 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो 15, 15 में से 9 गए तो 6। ये हो गई बेटा 6/5, यानी ये जो है हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, 6/5। अब देखो ये आ गई। अब जो है हमें सेकंड पार्ट में हमसे जो पूछा गया है वो देखिए। हमसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू, यानी सेकंड पार्ट में यहां लिख रहा हूं लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू अपॉन लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये पूछा गया। तो लो जी, ये क्या हो जाएगी, जेड डब्ल्यू हो जाएगी वही सेम, इसकी जो रेडियस है वो 6 है। ये डिस्टेंस जो है हमारी 6/5 है। तो ये जो है इसका ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ZB कर ट्वाइस कर रहे हैं हम, हो जाएगी 6² माइनस 6² अपॉन 25। यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया ये इस तरीके से। अपॉन में ट्वाइस ऑफ, लो जी यहाँ पर सेम वही फंडा यहाँ पे लगा दीजिए आप, क्योंकि ये वैल्यू है आपकी कितनी 3, ये वैल्यू है आपकी 9/5, 9/5। तो वो जाएगी बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 9/5, यानी 9 का स्क्वायर अपॉन 25। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, 6² कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ जो है 6² कॉमन निकालोगे तो बाहर 6 आ गया, 1/1/25, यही रह जाएगा। फिर अपॉन में यहाँ 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, 3 आ गया। यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ 9 बच जाएगा, 9/25। तो ये जो है कैंसिल होकर 2 बच गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बेटा 2, और देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो 25 एंड 24/25 अपॉन में ये हो जाएगा 24, यानी कि 16/25। ये भी कैंसिल आउट। अब तो सिंपल है, ये हो गया 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 इसमें से कॉमन निकाला था 2 और √6, 2√6 लिख दिया 24 को, √24 को, और ये 16 का 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो √6, यानी सेकंड पार्ट का आंसर है √6, कॉमन कॉर्ड की लेंथ। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, अब जो है हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN और ZMW। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। ये समझने के लिए जरूरी होता है हम बार बार डायग्राम बनाएं, उतना ही अच्छा है हमारे लिए।
देखो, एक इस तरीके से सर्कल था, दूसरा सर्कल जो था थोड़ा सा बड़ा था इससे, C2, और तीसरा सर्कल जो था वो इस तरीके से था। हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। ठीक है जी। अब जो है हम बनाते हैं, ये है हमारा x, इसको माना था, y इसको मान लिया हमने, ये था z, ये था w, यही माना था हमने। फिर ये जो थी ये लाइन, इसके एंड पॉइंट क्या दे रखे थे, m और n, इस तरीके से। सपोज इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम c, c नहीं p मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या पूछा गया वो देखो, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN, और Z इसको लिख लेते हैं हम, फिर हम इसको देखना नहीं पड़ेगा, MZN अपॉन ट्राइंगल ऑफ ZMW, ये पूछा गया। तो लो जी, अब जो है तो MZN को मार्क करो, MZN को मार्क करिए आप लोग का। तो MZN जो होगा वो हो गया ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, ये वाला। ठीक है जी। अब इसका एरिया क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, ये लेंथ इनटू ये लेंथ, और ये हो गया इसका डायमीटर। ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया इसका डायमीटर। तो यहां जो है हम करते हैं, देखो, हाफ ऑफ, सिंपल सा लिख देते हैं, ये हो गया ZP, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो गया MN, यानी परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये बन गया। दूसरा ट्राइंगल जो है, दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा मार्क करना है वो देखिए आप लोग। दूसरा ट्राइंगल जो है हमें मार्क करना है दिस वन, ZMW, यानी कि यहां से इस तरीके से मैंने थोड़ा अलग से लाइन ली है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। ये लो जी, अब इसकी भी वैल्यू लिख दो, ये भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी कि MP इंटू ZW। अब देखो, यहाँ जो है कैलकुलेशन ZW की भी हमारे पास पता है, हमें MN भी पता है, ZP भी निकाल सकते हैं। बट ये देखो ZP जो है और ZW, ZP जो है ZW का हाफ होगा, यानी ZP निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, इवन ZW भी निकालने की नौबत नहीं आ रही है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा, हाफ ZP को ZP रहने देते हैं, MN का मतलब हो गया 12, MN का मतलब हो गया 12, ठीक है जी, MN का मतलब 12 हो गया, अपॉन हाफ। अब MP, MP जो है अगर इसका सेंटर जो है मैं ये काउंट कर लूं, इस काउंट क्या कर लें, ये C1 हो गया, तो ये रेडियस है 3। अगर हम देखें तो ये रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 3, ये तो C1 की रेडियस हो गई। और C1 ये A पॉइंट माना था हमने उसमें, अगर C1 जो है देखिए बेटा, जो हमारा ये रहा C1A, मतलब बेसिकली अब मैंने उसको P मान लिया वहां पर, ये पॉइंट C1A, यानी ये वाली डिस्टेंस ही हो गई है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसमें, ये इतनी सी डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमने पार्ट 2 में निकाल चुके हैं, और वो थी 9/5, ये हो गई 9/5। लो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है इसमें क्या होगा वो देखो, ये हो जाएगा 3 + 9/5, और ZW को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ZP, ट्वाइस ऑफ ZP। 2 को इस तरीके से लिखा करो बेटा, समझे आप, Z और 2 एक जैसे होने लग जाते हैं पेपर में। अब जो है ZP से ZP, इस हाफ से हाफ, ये कट गया, इस 2 से ये 6 बच गया। अब जो है एलसीएम वगैरह लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 15 और 9, 16, 15 अपॉन 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 5, यानी ये हो गया 6 × 5 अपॉन 24, यानी कि ये कैंसिल होकर ये हो गया 4। तो इसका आंसर है बेटा 5/4। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट, यानी कि हमने जो है ये वाली वैल्यू निकाल दी है, एरिया ऑफ
MZN और एरिया ऑफ डेल्टा ZMW, यानी बेसिकली ट्राइंगल का एरिया। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट जो है वो है आपका अल्फा, यानी वाई स्क्वायर 8 अल्फा एक्स, नहीं नहीं दूसरा दे रखा है शायद सर, हाँ ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 8 अल्फा वाई। अब इसकी टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये देखिए बेटा, ये है कॉमन टेंजेंट। यहां लास्ट की इंफॉर्मेशन जो दे रखी है C1 एंड C3, C1 एंड C3 की जो टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट, वो पैराबोला की भी टेंजेंट है। तो हम पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं C1 C3 की टेंजेंट जो होगी। तो ये देखिए बेटा, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी ये, और इस लाइन का स्लोप अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, इस लाइन का स्लोप वो आया है हमारा 4/3, यानी ये लाइन है एक तरीके से 4x माइनस 3y। तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन यानी कि C1 C2 की इक्वेशन जो थी हमारी कितनी आई थी 4x माइनस 3y इजिकल टू 0। ये लाइन जो कॉमन टेंजेंट होगी वो हो जाएगी, या तो इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इस बड़ी इक्वेशन में से माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हमें जनरल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी 3x प्लस 4y और प्लस c, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन। अब अगर ये जो है इस सर्किल की भी टेंजेंट है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ओरिजिन से इस पे, तो अगर ये सर्किल की टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो r इजिकल टू ये 3 के इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा मॉड c अपॉन 3 यानी 5 इजिकल टू 3, यानी c की वैल्यू आइदर 5 आएगी 15 आएगी और -15। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, -15 लेने का मतलब है x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना। तो लाइन तो हमें साफ पता लग रहा है ओरिजिन के साइड है, तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आएंगे, समझ रहे हो आप। ये जो है ओरिजिन यहाँ पर दे रखा है ऐसे ऐसे, तो ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट, यानी आपको जो है यहाँ पर मानना पड़ेगा ये लाइन जो है 3x प्लस 4y प्लस 15, ये माननी पड़ेगी लाइन। तो ये लाइन जब आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पर, तो देखिए बेटा अब जो है इस पैराबोला की टेंजेंट जो होती है वो होती है x इजिकल टू my और a बाय m, यही होती है जनरल इक्वेशन टेंजेंट की। पैराबोला की टेंजेंट की जनरल इक्वेशन यही होती है एक्स स्क्वायर 8, तो यानी a की वैल्यू है यहाँ पे 2 अल्फा। तो ये हो गई बेटा x इजिकल टू my इजिकल टू 2 अल्फा अपॉन m। तो मैं इसे भी इसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो हो जाएगी 3x माइनस 4y माइनस का 15, x इजिकल टू हो गई -4/3, y -15/3 यानी कि 5 माइनस का 5। तो ऑब्वियसली m तो यही हो गया -5, यानी m की वैल्यू आपकी दोनों को कंपेयर करिए, दोनों आइडेंटिकल होंगी। तो m की वैल्यू हो गई -4/3 और 2 अल्फा अपॉन m की वैल्यू हो जाएगी -5, यानी कि 2 अल्फा इजिकल टू -5 और m की वैल्यू -4/3, यही हुई। इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया बेटा 2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी एक तरीके से 10/3, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 10/3। ठीक है जी। तो ये तो आए इसके सॉल्यूशन, ये जो है इसके क्या आ गए आपके सॉल्यूशन। अब इसमें काम की बात सुनो तुम, इस क्वेश्चन में पूरा जो है वो देखो ये जो काम के पॉइंट हैं उन्हें हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गुड सर्किल, यानी ये सर्किल ऐसे थे कि हाँ भाई बनाए जा सकते थे। यानी एक तो जो टर्म है जो इस क्वेश्चन में सीखने की वो गुड सर्किल कौन से होते हैं, ये उनमें से आते हैं, क्योंकि इजीली ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा था ये वाला, यानी पॉइंट भी कॉमन आपको ये वाला एक्स के कोऑर्डिनेट तो वैसे ही पता लग गए 3,0 होंगे। ठीक है जी, तो इनको गुड सर्किल बोलते हैं। ओके, सेकंड थिंग हमें सीखना चाहिए, देखो ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपके जो जनरल इक्वेशन यानी सेंट्रल फॉर्म पढ़ाई जाती है वहां पर मिल जाएगा कि अगर, क्योंकि हमें वहां पे सेंटर और रेडियस निकालना होता है सेंट्रल फॉर्म में,
तो सेंटर निकालने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है कि सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी जिस भी लाइन पर लाई कर रहा होता है, यानी सेंटर लाई ऑन लाइन, तो हम जो है उसे x1 y1 नहीं मानते। हम क्या करते हैं, अगर जो भी लाइन दे रखी है हमें, जो भी लाइन, जैसे सपोज लेट आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखी है, तो a की x की वैल्यू a मान लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाती है 2 माइनस a। इस तरीके से एज्यूम करते हैं। ठीक है जी, ये हो गई, ये पॉइंट इस तरीके से आ गया। फिर तीसरा, आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट, इस सर्कल, इस वाले अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिटेल में बनाना है तो आप देखिए बेटा, दो सर्कल इस तरीके से भी बनते हैं, पोजीशंस ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल्स, दो इस तरीके से, तो उनमें क्या कॉमन टेंजेंट होती है, इनकी लेंथ होती है, इस तरीके से भी होता है, इनकी इक्वेशन निकालना, ये सब सीखिए, यानी इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन गए। कॉमन कॉर्ड आ जाती है, फिर जब इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी लेंथ निकालना, ये सीखिए। इस तरीके से जब कर्व आता है तो ये लेंथ, ये इसकी भी इक्वेशन s1 माइनस एस टू इजिकल टू जीरो होती है, इसकी इक्वेशन भी s1 माइनस एस टू इजिकल टू जीरो होती है। तो आप उस नोट्स में पढ़िए पूरी डिटेल में। तो ये सब पढ़ने के बाद, यानी कि मैं जो बोलता हूँ कि भाई आप अगर 10 साल के या 20 साल के पेपर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसका मतलब यही होता है। ये देख लिया आपने कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक भी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना सीख लिया हमने यहाँ पर। थर्ड पॉइंट में जो है, हाँ, ये सिमेट्री का फंडा, यानी ये जो है हमें कई बार एग्जैक्टली यानी यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है इनकी विदाउट कैलकुलेशन हो गया, इनको हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये बात समझिए आप। तो कई बार आपको जो अजीब सा लगे, नहीं भाई ये कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो उसके डायग्राम को, उसमें तो डायग्राम बनेगा ही बनेगा, उसमें तो गुड सर्कल हो या ना हो, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ता, तभी ये दिखता। ओके, ये सिंपल सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। पैराबोला के लिए हो सकती दी हुई है, तो अगली बार सर्किल के लिए हो सकती है, इलिप्स के लिए हो सकती है, हाइपरबोला के लिए हो सकती है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स इस सॉल्यूशन के साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ सीखा है। तो आप यही करिए इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है बेटा।